नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडस्ट्रीज पे आपका क्या एक सेंस होना चाहिए 3:30 तक के लिए बातचीत करेंगे इस कार्यक्रम में। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए होंगे शिवांगी शारदा, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से। शिवांगी, गुड आफ्टरनून। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपसे मैं बात करूंगा आपके व्यूज़ के लिए, लेकिन उससे पहले एक बजरा इंडस्ट्रीज के लेवल को देखते हैं। इट्स 24558, ऑलमोस्ट वी आर ट्रेडिंग एट डे लो, दिन के सबसे निचले स्तरों पर। मतलब एग्जैक्टली अगर आप देखें उसके बेहद नज़दीक हम ट्रेड कर रहे हैं। अब अबाउट आई थिंक 20-30 पॉइंट का डिफरेंशियल है। निफ्टी बैंक लेके आइए आपकी स्क्रीन पर। निफ्टी बैंक जिसने कल अपना एक दबदबा कायम किया था, एक स्ट्रॉन्ग मूव था। निफ्टी बैंक अब आएगा आपकी स्क्रीन पे 57,754। ये भी ऑलमोस्ट अगर आप देखें दिन की लोवेस्ट ट्रिजेक्टरी पे ट्रेड कर रहा है। देखिए, कल के प्राइस बिहेवियर में निफ्टी की रेंज में था। निफ्टी बैंक इन कंपैरिजन विद निफ्टी वाज स्ट्रॉन्ग। उसने ऑलमोस्ट 58,050 के पैच को हिट किया था, थैंक्स टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, थैंक्स टू पीएसयू बैंक्स। आज सर्कमस्टेंसेस बदले हुए थे और आज यूएस मार्केट का हल्का सा कोलैप्स, क्रूड का तेज होना, जियोपॉलिटिकल टेंशंस का अगर आप देखें फिर एक बार उस इक्वेशन का हमारे अगेंस्ट होना वो दिख रहा था। तो बाजार के पास एक एडवांटेज यही था कि अगर क्रूड कोलैप्स हो रहा है तो आपने उस प्रीवियस सेटअप पे जाओ, फोकस करो जिसमें आप आईटी को पकड़ लो। और वैसे ही हुआ। सुबह आईटी देखिए, निफ्टी आईटी ने आज एक बार फिर से अपना 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज छुआ। सुबह तेज था, मोमेंटम था और वो करके आया। देखिए, हमने सुबह क्या अप्रोच ली थी? सुबह अप्रोच जो हमने ये ली थी कि अगर मेरे पास ये डिफाइंड ऑप्शन रेंज है जिसमें राइटर्स खड़े हुए हैं 700 पे, 24,700 पे, और पुट राइटर्स खड़े हैं 24,500 पे, तो मैं लॉजिकली टिल द टाइम आई हैव बेस वन आई विल बाय द डिप्स। सुबह का लेवल लेके आइए। सुबह का लो क्या था? करीब करीब 24,529 की ट्रैजेक्टरी शुरुआती अगर आप देखें 539 बेस था, 491 बेस था। एक डिप को बाय कीजिएगा, बट मैंने एक बात कही थी आपसे कि ये बाजार अभी बहुत बड़े किसी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की तैयारी नहीं कर रहा है। और जब भी आप ट्रेड लें और एक छोटी मंशा के साथ छोटे स्विंग के लिए प्रिपेयर रहें और वेरी जिसे कहते हैं थिन रेंज, छोटी सी रेंज में, और उस रेंज का भी अगर आप देखें हाई ट्रैजेक्टरी था, वो 700 का कॉल आउट है और किसी भी ट्रेड को लाके ऊपर छोड़ दें। हालांकि ये उतना ऊपर भी नहीं गया, मेरे ख्याल से 630 हार्डली गया। तो RS1 तो छोड़िए, ये सिर्फ इंट्राडे में 100 पॉइंट का स्विंग दे पाया और लौट के फिर आ गया बैकफुट पे। नाउ 24558। सुबह हमारा तेजी को स्पॉन्सर किया आईटी ने, और अब वो आईटी भी अगर आप देखें तो वो जरा निफ्टी आईटी फायर कीजिए प्लीज। मैं बार बार निफ्टी आईटी बोल रहा हूँ, मुझे निफ्टी आईटी चाहिए यहाँ पर। निफ्टी आईटी वो जो लेवल लगाया गया है ना 31,800, दैट वाज एग्जैक्टली 200 डे एक्सपोनेंशियल। 10 दिन में दूसरी बार छुआ, उसके बाद बैकफुट पे आ गया। तो आज स्ट्रेंथ स्पॉन्सर करी बैंक निफ्टी, ये आईटी ने, और बाकी अगर आप देखें सब कुछ बैकफुट पे था। एक बार ऑप्शन स्टैट्स देखते हैं, क्या 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 वो फंडा फिर काम करेगा कि बाय डिप्स टुवर्ड्स 539, 491, एग्जिट क्लोजर टू 246306, 50600, वो फंडा काम करेगा क्या? इट सीम्स। देखिए, पुट राइटर्स कहाँ पर हैं? आज भी अगर आप देखें तो 600 पे लगभग 72 लाख पुट बिकी हैं। ये अब इन द मनी पुट है, याद रखिएगा। 24,500 पे करीब 51 लाख पुट बिकी हैं, बट यहाँ पे मोर और लेस जो पुट राइटर्स का कंसंट्रेशन है वो 1.5 करोड़ का है। इनफैक्ट मोर देन दैट, इट्स 2.68 फ्रेंकली स्पीकिंग। और आगे अगर आप देखें तो 24,600 पे करीब 1.25 करोड़ कॉल बिकी हैं और 24,700 पे लगभग, और कुल मिला के आउटस्टैंडिंग वाइज इस जोन में है 2, 3, 3.25 करोड़ का। यानी वो क्लासिकल केस है रेंज का। अभी भी वो रेंज कायम रहे, परसिस्ट करे, इस बात की पॉसिबिलिटी लग रही है। मैं अपने व्यू में कोई परिवर्तन नहीं करूंगा, दैट रेंज स्टिल परसिस्ट। लेकिन हाँ, याद रखिएगा उस रेंज का जो अपर एज है वो थोड़ा सा नीचे आ गया है, क्योंकि हम 24,600 पे भी अब कॉल राइटिंग देख रहे हैं। और बेस 2 फिर लेके आइएगा। बेस टू रखना जरूरी है। इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ 490, 480, जब आपको लगे कि हम सस्टेन कर रहे हैं इस जोन के नीचे, 490 के नीचे सस्टेन करने का मतलब एक समझ लीजिएगा कि मैं खुल के एक बात कह रहा हूँ, 490 के नीचे स्लिप करने का मतलब है कि थिंग्स आर गेटिंग आउट ऑफ द कंट्रोल ऑफ पुट राइटर्स, या उनके व्यू से अगर आप देखें अब स्थिति थोड़ी डाइवर्ट हो रही है, डाइवर्जेंस है उसमें। और इन दैट केस टेस्ट ऑफ बेस टू पे क्या है? 10 और 20 डे में हम जिस इलाके में ट्रेड कर रहे हैं ना अभी, 24,600, 700, 650, वहां पे कोई एवरेज नहीं है। इन एब्सेंस ऑफ एवरेजेस, और जब पुट राइटर्स के जोन टूटते हैं तो इंडेक्स जाता है प्राइस कंफर्मेशन लेने के लिए कहां पर?
एवरेजेस के पास, और एवरेजेस कहाँ पे लाइन है, 10 और 20 डे में वहाँ पे। तो खुले दिल से देखिए, काम कीजिएगा। और एक बात फिर कहूँगा, डोंट बी ए ऑप्शन राइटर एज ऑफ नाउ। निफ्टी बैंक लेके आइए। निफ्टी बैंक में मैंने आपको सुबह ही पारी समझा दी थी जनाब कि बहुत दूर की बातें यहाँ पे नहीं कीजिएगा। इंडेक्स बहुत दूर का नहीं है अभी, जस्ट फोकस ऑन बाइंग डिप टुवर्ड्स बेस 1 और RS1 के आसपास निकल जाइएगा। सुबह देखिए कहाँ से कोलैप्स हुआ, एग्जैक्टली RS1 के आसपास। इंट्राडे हाई क्या है, करीब करीब आप समझिएगा कि 57,964, और जरा इंट्राडे हाई लेके आइए 58,171, 58,227, उस जोन के आसपास गया ही नहीं, और ना बेस 1 को तोड़ रहा है। तो ये अभी रेंज बाउंड है, बट ये है कि PSU बैंक्स अच्छा कर रहे हैं तो डाउन साइड को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। बट क्रूड एट 83 एडवांटेज, नो डाउट अबाउट दैट, कि बैंक निफ्टी के साथ नहीं है। एक बार जरा ऑप्शन के स्टैट्स लेके आइए, फिर शिवांगी जी के पास चलेंगे उनके व्यूज़ के लिए। ऑप्शन स्टैट्स क्या कह रहे हैं, क्या 58,000 पे कॉल कंसंट्रेशन, क्या 57,500 पे, 600 पे, 700 पे पुट कंसंट्रेशन है, लग रहा है। लुक एट 58,000। कल इस कॉल राइटर को मैंने थोड़ा सा निकलते हुए देखा था, लेकिन वो कॉल राइटर सारे के सारे वापस आ गए। क्यों, क्रूड एट 83, 58 का आउटस्टैंडिंग वाइज 23,70,000, और नीचे पुट्स अगर आप देखें थोड़ी एग्जिट कर रही हैं, बट स्टिल द टाइम आपके पास 57,500, 600 सिक्योर्ड है। बहुत पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे आपके 10-20 डे में भी अलाइंड है। शिवांगी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। शिवांगी, इंडस्ट्रीज पे आपका टेक क्या है? अभी भी अगर आप देखें हम एक रेंज में है, ट्रैप्ड है, उस थोड़ी बहुत एडवांटेज आज निफ्टी IT का हमें मिला, बट मोर और लेस हम उसी रेंज में ट्रेड करते हुए। आपका सेंस क्या कह रहा है? वेरी गुड आफ्टरनून वीरू, थैंक यू। हम देख रहे हैं कि निफ्टी इंडेक्स जो है वो कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करते हुए दिखा था, नैरो रेंज फॉर्मेशन था पिछले 3 दिनों से, और आज वो लेवल्स रिस्पेक्ट नहीं होते हुए दिखे हैं। कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग है हायर जोन्स पर, और हम देख रहे हैं कि कॉल राइटर्स ने थोड़ी बहुत अपनी पोजीशन अनवाइंड जो किया था वो अब वापस बिल्डअप होते हुए दिख रहा है। तो अपर जोन्स पर कैप जरूर नजर आ रहा है, बट सपोर्ट बेस बाइंग जिस तरह से काफी इंटैक्ट है वो एक पॉजिटिव चीज है। 24,400 के लेवल्स को एज अ सपोर्ट हम मानेंगे, और यहाँ पर बाय एंड डिक्लाइन की रणनीति अप्लाई करनी है। बट ऑफ कोर्स थोड़ी रेंज बाउंड मूव है, कैप्ड अपसाइड रहेगी। 24,700 के अपसाइड लेवल्स को ध्यान रखना है निफ्टी इंडेक्स पर। दूसरी ओर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, बट छोटे मझौले बैंकिंग काउंटर्स में अब एक अच्छी मोमेंटम पकड़ते हुए नजर आ रही है। बैंक निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है। हम देख रहे हैं कि लगभग जो मंडे का कैंडल था उसी के रेंज में कामकाज करते हुए दिखा है ये पूरे हफ्ते। लोज को भी रिस्पेक्ट किया है इसने, बट ओवरऑल अपसाइड जो है वो मोमेंटम कहीं ना कहीं मिसिंग है हैवी वेट्स में, जिस कारण से पूरा डेंट इंडेक्स पर देखने को मिल रहा है। बट ध्यान रखने लायक है 57,500 का लेवल। जब तक इसके ऊपर होल्ड करता है हम थोड़ी बहुत साइडवेज कंसोलिडेशन मूव की तरफ जा सकते हैं। 58,250 के अपसाइड रेजिस्टेंसेस के लेवल्स हैं इंटैक्ट। ओके शिवांगी जी, आपके 3 ट्रेड्स क्या पिक करेंगे आप? जी वीरू, बैंक निफ्टी की हमने बात की है तो ऑफ कोर्स यहाँ पर सबसे पहला पसंदीदा काउंटर मेरा रहेगा इसी स्पेस में से इंडियन बैंक पर। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि छोटे मझौले बैंक्स में एक अच्छी मोमेंटम पिकअप होते हुए दिख रही है, और इंडियन बैंक ने अपना जो प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन्स था लगभग 870 का, वो अब सरपास किया है। ब्रेकआउट के बाद बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉलो अप एक्शन भी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर मेरी नजर रहेगी लगभग 925 के नेक्स्ट टारगेट्स के लिए इंडियन बैंक पर नजर है, 870 के एक स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा पिक यहाँ पर मेरा रहेगा लॉरस लैब्स में। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर्स रहा है अपने पूरे स्पेस में, एंड लॉरस लैब्स में हमने देखा है कि लगातार जो है हायर टाइम फ्रेम पर एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल को मेंटेन किया है स्टॉक ने। मंथली बेसिस पर हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन भी बने हैं, और ओआई काफी सिग्निफिकेंट यहाँ पर लॉन्ग साइड में ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ पर खरीदारी की सलाह है लॉरस लैब्स में। नेक्स्ट जो है वो 1910 के टारगेट्स के लिए हम इस पर नजर रखें, 1800 के एक स्टॉप लॉस के साथ। तीसरा पिक यहाँ पर मेरा रहेगा एमएनएम पर। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑटो पैक में एक अच्छी मोमेंटम बिल्डअप होते हुए दिखी है अगस्त सीरीज में, और एमएनएम पिछले लगभग 5 दिनों से कंसोलिडेट करते हुए दिखा है, और अब लोअर जोन्स पे बहुत ही अच्छी बाइंग और कमबैक देखने को मिल रही है। वीकली बेसिस पर एक इम्पोर्टेंट बेस फॉर्मेशन हुआ है
और यहाँ पर नजर रहेगी मेरी नेक्स्ट जो टारगेट्स है वो लगभग 3600 के लिए और 3400 के एक स्टॉप लॉस को बनाए रखें। ओके तो यहाँ पे शिवांगी जी के 3 ट्रेड्स आ गए और एक एक करके ट्रेड्स रखेगा। एमएनएम फ्यूचर्स, एमएनएम आयशा सुबह से बहुत स्ट्रॉन्ग थे, एक क्लियर कट ब्रेकआउट था इन स्टॉक्स में। इंडसइंड बैंक, इंडियन बैंक माफ कीजिएगा, पीएसयू बैंकिंग बास्केट में ये एक बहुत एग्रेसिव स्टॉक है, शार्प स्विंग प्रोवाइड करता है। 925 का लक्ष्य यहाँ पे 890 पे ट्रेड करता हुआ शिवांगी जी का ट्रेड इंडियन बैंक। अगला ट्रेड क्या है जनाब, बताइएगा जरा प्लीज़। लॉरस लैब द स्ट्रॉन्गेस्ट और वाइल्ड सबसे स्टॉक जो है वो फार्मा स्पेस में 1870 के लक्ष्य के लिए यहाँ पे आपको बाय करना है और थर्ड एमएनएम फ्यूचर्स। अब एक चलेंगे ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद हम बातचीत करेंगे संबदन मदरसन की मैनेजमेंट से और नंबर्स अच्छे थे, नंबर्स पे आउटलुक उनका और आगे का विजन बातचीत करेंगे श्री पंकज मित्तल और गंधर्व दत्तों साहब से छोटे से ब्रेक के बाद हासिल होते हैं। स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका। चलिए मैं नंबर्स देख रहा था संबदन मदरसन के, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट अगर आप देखें तो इनका करीब 1032 करोड़ रुपए रहा 512 करोड़ के मुकाबले। रेवेन्यू करीब 35,243 करोड़ रुपए, 17% का उछाल यहाँ पे था। एबिटा इस क्वार्टर में अगर आप देखें करीब 396 करोड़ रुपए जिसमें 26% का उछाल था और मार्जिन अगर आप देखें इस बार 8.8 यानी फ्रेंकली स्पीकिंग और 10% का इम्प्रूवमेंट हुआ वर्सेस 8%, है ना। तो नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे। हमारे साथ श्री पंकज मित्तल, होल टाइम डायरेक्टर एंड प्रेसिडेंट संबदन मदरसन के, और साथ ही साथ गंधर्व टोंगिया साहब ग्रुप सीएफओ जुड़े हैं इस वक्त बातचीत करने के लिए। आप दोनों को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। नंबर्स इस क्वार्टर बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और वो स्क्रीन पे विजिबल भी है। और एक बार जरा इंट्राडे चार्ट भी रखिएगा यहाँ पर, इसके देखने की कोशिश करते हैं प्राइस परफॉर्मेंस को। पंकज जी, पहला प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा। आई मीन ये इस साल की शुरुआत बहुत स्ट्रॉन्ग नोट पे हुई है, बोथ इन टॉप लाइन, बॉटम लाइन, इवन आई मीन मार्जिन्स। बताएंगे एग्जैक्टली इस पूरी ग्रोथ को स्पॉन्सर किसने किया? आपके डिफरेंट वर्टिकल्स हैं, कहाँ से ये ग्रोथ आई? थोड़ा सा बात के बारे में बताइए प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद हमें आपके चैनल पे लेने के लिए। आपकी बात सही है कि ये हमारे तिमाही के सबसे आज तक के हाईएस्ट एवर रेवेन्यू रहा है और हिस्टोरिकली Q1 में ड्रॉप आता है नॉर्मली Q4 के बाद, लेकिन इस बार Q1 Q4 से भी बेहतर था रेवेन्यू के मामले में। हमारी ग्रोथ जो थी वो हेल्दी परफॉर्मेंस सभी डिविजन्स के तहत थी, स्पेशली इमर्जिंग बिजनेसेस में और वायरिंग हार्नेसेस के अंदर में। इमर्जिंग बिजनेसेस में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और एरोस्पेस लीड करते हैं इसको। और जो हमारे एबिटा मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं वो ऑपरेशनल एफिशिएंसीज और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन एफर्ट्स हमने किए थे सारी जगहों पर। कई काफी इन्फ्लेशन भी रहे हैं, लेकिन हमने रिस्ट्रक्चरिंग भी की थी यूरोप के अंदर में एमपीपी में, जिसके तहत वहां पर भी रिजल्ट्स कंटिन्यूअसली इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। ओके अच्छा गंधर्व जी, मैं आपके पास आता हूँ, लेकिन उससे पहले जरा गोदरेज कंज्यूमर के नंबर्स आए हैं, जरा मैं आपसे थोड़ा सा अगर आप देखें वक्त चाहूँगा, जरा इन नंबर्स को देख लेते हैं। और नंबर्स वॉल्यूम्स रहे हैं 9% के, जो कि करीब 8 to 9% के विंडो में रहने का अनुमान था। और बाकी नंबर्स को अगर आप देखें तो नंबर्स अभी एज ऑफ नाउ अगर आप देखें स्पेशली इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स ठीक लग रहे हैं, बट गाइडेंस हासिल करने की राह पर बढ़ रहे हैं, ये मैनेजमेंट कह रही है। और बाकी अगर आप देखें नंबर्स वॉल्यूम्स के आपकी स्क्रीन पे हैं। थोड़ी देर में अगर आप देखें और कुछ फिगर्स मेरे पास होंगे तो उनको भी मैं यहाँ पे रखूँगा, बट एज ऑफ नाउ क्योंकि हम ज़्यादातर रिएक्शन देते हैं वॉल्यूम्स पे, इट्स 9% एग्जैक्टली। अगर आप देखें जो एक्सपेक्टेशन थी उसका जो अपर एज था उसको, अपर विंडो को हमने स्ट्राइक किया है वॉल्यूम्स के टर्म में। गंधर्व जी, थोड़ा सा मैं भी आपसे बात करूँगा मार्जिन्स की। आपका जो वायरिंग हार्डनेस एंड मॉड्यूल सेगमेंट है और पॉलीमर बिजनेस है, सब में मार्जिन्स की ट्रैजेक्टरी क्या, मतलब कैसे रहे और आगे की संभावनाएं कैसे लग रही है आपको? आपने बिल्कुल सही कहा, पंकज सर ने समझाया कि टॉप लाइन में भी अच्छी ग्रोथ हुई है, मार्जिन्स में भी अच्छे इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। लगभग सब डिविजन्स ने अच्छे मार्जिन्स दर्ज किए हैं। आपने स्पेसिफिकली पूछा वायरिंग हार्नेस का। वायरिंग हार्नेस हमारा एक बिजनेस है जहाँ पे कॉपर इनपुट कॉस्ट का एक डायमेंशन होता है। जनरली कॉपर प्राइस जो हमारा इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, उसको 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर के लैग के साथ हमारे कस्टमर को पास ऑन करते हैं। जो बाकी बिजनेसेस हैं उन्होंने भी, जैसे पंकज ने भी बताया, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पर काम किया है। पॉलीमर का हमारा जो बिजनेस है उसने गए साल एक राइट साइजिंग का, स्ट्रक्चरिंग का काम किया था, जिसकी वजह से सिग्निफिकेंट कॉस्ट इनकर हुआ था लास्ट ईयर में, उसका बेनिफिट आज मिला है। ओवरऑल एबिटा मार्जिन
करीब करीब 60 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव हो गया है जून 25 से लेकर जून 26 के क्वार्टर में। ओके, लेकिन गंधर्व जी इस बात की तो बिल्कुल पुष्टि हो चुकी है कि इंडस्ट्री इस वक्त एक कॉस्ट प्रेशर फील कर रही है। आगे जाके कंसिडरिंग दिस कॉस्ट प्रेशर मार्जिन्स की ट्रेजेक्टरी क्या रहेगी और एफिशिएंसीज के अंतर्गत आप कितना मार्जिन्स को सिक्योर कर पाएंगे? आपने बिल्कुल सही कहा, कमोडिटी प्राइसेस में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। कमोडिटी में अगर आप कॉपर की बात करें उसमें भी काफी तेजी देखी गई है, लगभग $14,000 के आसपास करीब पर टन का कॉपर का कॉस्ट चल रहा है। क्रूड में भी काफी कुछ इम्पैक्ट आया है जिसकी वजह से पॉलीमर और रेजिन वगैरह की कॉस्ट पर भी इम्पैक्ट आया था। हमारे बिजनेस में हम कोशिश करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया है, कि इनपुट कॉस्ट हमारे कस्टमर्स को पास ऑन कर लें जैसे कॉपर में करते हैं। इसी तरीके से हम कोशिश करेंगे बाकी बिजनेसेस में जहाँ जहाँ पॉसिबल है इनपुट कॉस्ट हमारे कस्टमर्स को पास करें। हमारे यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करने की, जिस पर काफी काम हो रहा है, जिसकी वजह से एबिटा मार्जिन इंप्रूव हो चुका है 8.2 से 8.8% तक। हमें लगता है आगे के क्वार्टर में जनरली स्पीकिंग हम ऐसे ही काम करते रहेंगे जैसे हमें दोनों तरफ टॉप लाइन में भी और बॉटम लाइन में दोनों तरफ हमें सपोर्ट मिलेगी। अच्छा पंकज जी, इस वक्त अगर आप में थोड़ा सा आपका जो रेवेन्यू शेयर है ऑटोमोटिव और एरोस्पेस एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, वो क्या है, मतलब इसका परसेंटेज क्या है और आगे जाके ये जो रेवेन्यू मिक्स है उसमें क्या तब्दीली देखते हैं आप क्या कुछ? हमारे लिए सभी समान है, लेकिन अगर आप ग्रोथ के हिसाब से देखेंगे तो जैसा मैंने बताया कि हमारे जो नए बिजनेसेस हैं ऑब्वियसली उनके अंदर में ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, और ऑटोमोटिव बिजनेसेस जो है उनके अंदर में भी, जैसे अगर हम वायरिंग हार्नेस के अंदर में लेते हैं तो उसके अंदर में भी 30% की ग्रोथ है। हमारे मॉड्यूल्स और पॉलीमर्स अगर देखेंगे उनमें भी ग्रोथ हुई है 11% की, और विजन सिस्टम्स ने भी 10% की ग्रोथ की है। तो सभी डिविजन्स के अंदर में हमें अच्छी ग्रोथ मिली है। इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखने के बजाय अगर हम लॉन्गर टर्म होराइजन में देखें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि एरोस्पेस और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस अभी नए बिजनेसेस हैं, ग्रो हो रहे हैं, और आने वाले समय में ये हमारा एक एम है कि ये बिजनेसेस भी बड़े होते जाएंगे, क्योंकि जो ग्लोबल OEMs हैं जिनको हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनसे हमें काफ़ी अच्छी उम्मीद है, क्योंकि वो हमारे काम को पसंद कर रहे हैं और हमें और अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, ऑर्गेनिक साइड में भी और इनऑर्गेनिक साइड में भी। ओके, अच्छा गंधर्व जी, आखिरी प्रश्न आपसे यहाँ पे, जो अभी लाइट व्हीकल डिमांड है और उसका जो ट्रेंड है वो क्या आपको इंडिकेट कर रहा है, मोस्ट स्पेशली नॉर्थ अमेरिकन सी मार्केट, वो आपको कैसा नजर आ रहा है इस वक्त? आपने सही कहा, थोड़ा मिक्स बैग है इस समय। अगर हम लाइट कमर्शियल व्हीकल्स की बात करें तो कुछ एक जगह पे थोड़ी सॉफ्टनेस देखने को मिली है, कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे अच्छी ग्रोथ भी मिली है। इंडिया एक अच्छा एग्जांपल है जहाँ पे अच्छी ग्रोथ है, डबल डिजिट में हेल्दी ग्रोथ है। जो गवर्नमेंट ने स्ट्रक्चरल चेंजेस किए थे लास्ट ईयर, जीएसटी कट किया था, जीएसटी रेट रैशनलाइज किया था, उसके बाद में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। अगर अपन कमर्शियल व्हीकल्स की बात करते हैं तो काफी पॉकेट्स हैं जहाँ पे अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। फॉर एग्जांपल अमेरिकन मार्केट, नॉर्थ अमेरिकन मार्केट में अच्छी ग्रोथ है। कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पे थोड़ी सॉफ्टनेस देखने को भी मिली है। चाइना में कुछ जगह पर सॉफ्टनेस देखी है, यूरोपियन मार्केट में कुछ जगह पर सॉफ्टनेस मिली है, पर ओवरऑल अगर आप मिक्स व्यू लें तो जनरली स्पीकिंग लो सिंगल डिजिट का ग्रोथ ट्रेजेक्टरी समझ में आता है दोनों बिजनेसेस के अंदर एट इंडस्ट्री लेवल। ओके, चलिए पंकज जी और गंधर्व जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस पोस्ट नंबर एनालिसिस के साथ और मतलब की बातचीत में अगर आप देखें और एनालिसिस में आज जुड़े हमारे साथ, एक विज़न रखा अगले क्वार्टर के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक, और अगली मुलाकात जब हमारी आपसे होगी तो मैं डेफिनेटली अगर आप देखें तो ये जो कॉस्ट प्रेशर है उस पर ज़रूर आपसे बातचीत करूँगा। खैर, एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे आके सस्ता ऑप्शन ट्रेड की। हाजिर होते हैं। स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका, और शिवांगी जी से पिक करते हैं आज का ऑप्शन ट्रेड। शिवांगी, क्या पिक कर रही हैं आप? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छे रूप से ओपन इंटरेस्ट ऐड होते हुए दिख रहा है, और पिछले 5 सेशन से जिस तरह से इसने ये कंसोलिडेट किया है हायर लेवल्स पर, तो M&M काफी एक पॉजिटिव आउटलुक दे रहा है। शिवांगी जी, स्पेस में एक अच्छा, आपका आज ट्रांसमिशन इतना तंग सा नजर आ रहा है कि पूछिए मत। स्टॉक का नाम क्या है? M&M। M&M, ठीक है, ठीक है, ठीक है।
डॉक्टर साहब एम जी। मैडम की कॉल रखिएगा प्लीज स्क्रीन पे जरा। तो एमएनएम में हायर जोन्स पे पिछले 5 दिनों से काफी अच्छी कंसोलिडेशन हुई है एंड हम देख रहे हैं कि अच्छी यहाँ पर मोमेंटम भी पिकअप हो रही है। तो 3500 के कॉल ऑप्शन पर यहाँ पर नजर रहेगी। लगभग हम इस पे जो है 50 के स्टॉप लॉस लगाएंगे और जो नेक्स्ट टारगेट्स है वो लगभग हम 85 के एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके चलिए एमएनएम की 3500 की कॉल। शिवांगी बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई, सभी स्टॉक्स पे रखे आपने एंड हैव अ नाइस वीकेंड। और एक ब्रेक, मार्केट्स निफ्टी क्या कर रहा है एक बार लेके आइए जरा प्लीज़। एक बार निफ्टी की थोड़ी सी हेल्थ चेक कर लेते हैं टुवर्ड्स एंड। जब हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी तो हम ऑलमोस्ट उस वक्त लोअर एच पे ट्रेड कर रहे थे, अभी भी लोअर एच पे ट्रेड कर रहे हैं, समहाउ उस 24,500 के घर को बचा के चल रहे हैं अभी। एक ब्रेक, अगली मुलाकात 2 बजे कमाई का अड्डा में, तब तक के लिए नमस्कार।